इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय कोई साधारण लेख या ताज़ा रिसर्च नहीं है जी। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो समाज के एक बहुत ही नाजुक हिस्से को छूता है। बिल्कुल। हमारे सामने हिंदी साहित्य की एक बेहद प्रभावशाली किताब है, मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई आपका बंटी। बहुत ही कालजयी रचना है। हाँ, तो इस विस्तृत चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें एक 9 साल के बच्चे के नजरिए से, जिसे हम बंटी के नाम से जानते हैं जी। उसके नजरिए से तलाक और वयस्कों के जटिल रिश्तों को गहराई से समझना है, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ बड़ों के चश्मे से ही देखते आए हैं। सही बात है। जब मैंने इस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए ना, तो मुझे लगा कि ये शायद महज एक टूटे हुए परिवार की कहानी होगी। अक्सर यही लगता है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हम बंटी की दुनिया में उतरते हैं, ये एहसास होता है कि बड़ों के फैसले एक बच्चे की मासूमियत को किस कदर लील जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के अलग होने की गाथा नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही विचलित कर देने वाला अध्ययन है। सही कहा। मन्नू भंडारी जी ने जिस सूक्ष्मता से एक बच्चे के मन के भीतर चल रहे तूफानों को उकेरा है, वो साहित्य में बेजोड़ है। सुनने वालों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम इस पूरी परिस्थिति को एक ऐसे बच्चे के दिमाग से समझने जा रहे हैं जिसके पास वयस्कों जैसी शब्दावली नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। उसके पास अपनी भावनाओं, अपनी घुटन और अपने डर को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। वो अपनी बात कह नहीं पाता, लेकिन महसूस सब कुछ करता है। और यही वो बात है जो कहानी के आधार को इतना मार्मिक बनाती है। मतलब बंटी सिर्फ 9 साल का है। जी, सिर्फ 9 साल का। उसकी माँ शकुन एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। वो पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, समाज में उनका एक रुतबा है। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सशक्त महिला नजर आती हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई हैं। बंटी के माता पिता का तलाक हो चुका है। अब जब मैं ये पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। कौन सी बात? यही कि एक 9 साल का बच्चा तलाक या कानूनी अलगाव जैसे भारी भरकम शब्दों का अर्थ नहीं जानता। उसके लिए ये कोई सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे बस ये लगता है कि उसके पापा किसी बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। एक मासूम सी सोच। हाँ, और जब वो अपने आसपास के दोस्तों को उनके पिता के साथ खेलते हुए देखता है तो उसके छोटे से दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं। फिर भी उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ तक ही सीमित है। और यहीं से उस पहले मनोवैज्ञानिक पहलू की परतें खुलना शुरू होती हैं, जिसे अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। आप शकुन के अकेलेपन की बात कर रहे हैं? जी। शकुन, जो खुद एक भयंकर भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रही हैं, वो अपने अकेलेपन और दर्द से बचने के लिए अनजाने में बंटी पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं। एक माँ के तौर पर वो उसका ख्याल तो रखती हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो उसे अपना एकमात्र सहारा मान बैठती हैं। मनोविज्ञान में इसे हम एक ऐसी स्थिति के रूप में देखते हैं जहां बच्चे और माता पिता की भूमिकाएं आपस में उलझ जाती हैं। मतलब बच्चा अभिभावक बन जाता है और अभिभावक बच्चा। एक हद तक हाँ। जब माता या पिता अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए बच्चे पर निर्भर होने लगते हैं तो बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करने लगता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना नजरिया है। मतलब बंटी ये महसूस करने लगता है कि उसकी माँ दुखी है और उनकी खुशी की जिम्मेदारी अब उसके छोटे से कंधों पर है। बिल्कुल। बंटी ये समझ जाता है कि उसकी माँ के जीवन में एक खालीपन है और वो उन्हें खुश रखने के लिए, एक आदर्श बेटा बनने के लिए अपनी बाल सुलभ इच्छाओं को दबाने लगता है। उसका अपना जो बचपन है वो खत्म हो जाता है। जी। जो उसकी स्वाभाविक चंचलता होनी चाहिए वो कहीं खो जाती है। 9 साल की उम्र में एक वयस्क की तरह बर्ताव करने का जो मानसिक दबाव होता है ना, वो उस बच्चे को अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। वो अपनी माँ के आंसुओं का बोझ उठा रहा है बिना ये समझे कि वो आंसू असल में किस बात के हैं। इस बात ने मुझे सच में झकझोर दिया। एक बच्चा अपने हिस्से का बचपन जी ही नहीं पा रहा है। सही बात है। लेकिन कहानी में जो असली भूचाल आता है, जिसे एक तरह का मानसिक आघात भी कह सकते हैं, वो तब आता है जब बंटी छुट्टियों में अपने पापा अजय के पास जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है ये। हाँ, जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि चलो अब बंटी को कम से कम अपने पापा का प्यार तो मिलेगा। बंटी खुद भी यही सोचकर जा रहा है कि वो पापा के साथ ढेर सारा वक्त बिताएगा, खेलेगा, घूमेगा। बिल्कुल। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी उम्मीदों का जो महल टूटता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। उसे वहां पापा की एक पूरी नई दुनिया मिलती है। पापा की नई पत्नी मीरा और उनका एक छोटा सा बच्चा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और दर्दनाक बात है वो ये कि बंटी का सामना एक बहुत ही कठोर वास्तविकता से होता है।
बंटी की उम्मीदों और जो असलियत उसे वहां मिलती है उसके बीच का ये टकराव बहुत भयानक है। अजय अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश हैं, वो व्यस्त भी हैं। और बंटी वहां जाता तो एक बेटे के पूरे अधिकार के साथ है, लेकिन विडंबना देखिए कि वो अपनी ही पापा के घर में महज एक मेहमान बनकर रह जाता है। एक मेहमान, ये शब्द बहुत चुभने वाला है। मतलब खातिरदारी तो होती है, खिलौने भी मिल जाते हैं जी, लेकिन जो अपनापन एक बेटे को चाहिए वो गायब है। बिल्कुल, एक ऐसा मेहमान जिसका उस घर की नींव में कोई हिस्सा नहीं है। अजय उसे समय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंटी ये साफ देख सकता है कि उसके पिता का असली प्यार और स्वाभाविक झुकाव अब उनके नए बच्चे और नई पत्नी की तरफ है। एक 9 साल के बच्चे के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा। बहुत विनाशकारी होता है ये समझना कि उसके पिता ने एक पूरी नई दुनिया बसा ली है और उस दुनिया में उसकी कोई खास या स्थायी जगह नहीं है। उसे एहसास होता है कि वहां उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सही कहा, ये जो रिजेक्शन या तिरस्कार की भावना है, भले ही पिता ने जानबूझकर उसे ऐसा महसूस ना कराया हो, फिर भी ये एक बच्चे के आत्मविश्वास को पूरी तरह कुचल देती है। वह खुद को एक बाहरी व्यक्ति महसूस करने लगता है जी, और ये बाहरी होने का एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। वो बच्चा जो ये सोचता था कि पापा बस काम से गए हैं, वो अपनी आंखों से देखता है कि पापा ने तो उसकी और उसकी माँ की जगह किसी और को दे दी है। एक बहुत बड़ा सदमा। बिल्कुल। इसके बाद जब बंटी वापस अपनी माँ के पास लौटता है तो हमें एक पल के लिए राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि चलो कम से कम माँ तो सिर्फ उसकी है। लेकिन वो शांति टिकती नहीं है। हाँ, वो शांति बहुत कम समय के लिए होती है। तभी शकुन की जिंदगी में डॉक्टर जोशी की एंट्री होती है। डॉक्टर जोशी खुद भी तलाकशुदा है और उनके 2 बच्चे हैं, अमी और जोत। जब डॉक्टर जोशी उनके घर अक्सर आने जाने लगते हैं तो बंटी की दुनिया जो पहले ही दरक चुकी थी वो पूरी तरह से डगमगा जाती है। और यहाँ जो बंटी की प्रतिक्रिया होती है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर बड़े लोग इस स्थिति में बच्चे को गलत समझ लेते हैं। कैसे? बंटी के अंदर डॉक्टर जोशी को लेकर एक भयंकर असुरक्षा और जलन पैदा होती है। वो खुलेआम उन्हें नापसंद करने लगता है। अब अगर हम इसे एक वयस्क के नजरिए से देखें तो शकुन को या आसपास के लोगों को लग सकता है कि बच्चा जिद्दी हो रहा है, कि वो बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये कोई नेगेटिव भावना नहीं है। ये एक बच्चे का अपना नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म या प्राकृतिक बचाव का तरीका है। बचाव का तरीका? क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है? एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझिए कि बंटी पहले ही अपने पिता को एक नए परिवार के साथ देख चुका है। उसने देखा है कि कैसे एक नया व्यक्ति उसकी जगह ले सकता है। अब जब वो किसी दूसरे पुरुष को अपनी माँ के करीब आते देखता है तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। उसे लगता है कि कोई उसकी माँ को भी उससे छीनने आ गया है। एक घुसपैठिया। जी, बड़े अक्सर इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बच्चा किस गहरे डर से गुजर रहा है। उसके लिए डॉक्टर जोशी माँ के दोस्त नहीं हैं, वे एक ऐसे बाहरी इंसान हैं जो उसकी बची खुची सुरक्षित दुनिया को तबाह करने आए हैं। और बंटी का ये डर तब एक कड़वी हकीकत में बदल जाता है जब घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। शकुन और डॉक्टर जोशी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। बहुत ही नाटकीय बदलाव। हाँ, ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे बंटी के लिए एक गहरी घुटन महसूस हुई। शादी के बाद शकुन बंटी को लेकर डॉक्टर जोशी के घर शिफ्ट हो जाती हैं। बंटी के लिए ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। सब कुछ बदल जाता है उसके लिए। सब कुछ। उसका अपना घर, उसकी जानी पहचानी दीवारें, उसका अपना कमरा, आजादी, यहाँ तक कि उसके खिलौने सब छिन जाते हैं। उसे एक बिल्कुल नए माहौल में नए नियमों के बीच ढलने के लिए मजबूर किया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि डॉक्टर जोशी के बच्चे उसे कभी दिल से नहीं अपनाते। वो उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह ही देखते हैं। ये स्थानांतरण सिर्फ एक कार से दूसरे घर में जाने तक सीमित नहीं है, ये एक बच्चे के लिए अपनी पूरी पहचान खोने जैसा है। बिल्कुल। बंटी को उस नए घर में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो कोई अनाथ हो। अनाथ? लेकिन उसकी माँ तो उसी के साथ उसी घर में रह रही है, फिर अनाथ जैसी भावना क्यों? क्योंकि उसकी माँ, जो कभी सिर्फ उसकी मम्मी हुआ करती थी, जिनका पूरा समय सिर्फ बंटी के लिए होता था, अब वो मिसेस जोशी बन चुकी हैं। ओह, उनका प्यार बट गया है। जी, बंटी देखता है कि उसकी माँ का प्यार, उनका समय अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो डॉक्टर जोशी और उनके बच्चों के साथ बट गया है। जिस बच्चे की पूरी दुनिया सिर्फ उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी, उसके लिए माँ का इस तरह बंट जाना किसी भारी सदमे से कम नहीं है। उसे लगता है कि इस नए परिवार के ढांचे में उसके लिए कोई असली जगह बची ही नहीं है। वो अपने ही परिवार में एक दर्शक बन के रह गया है। बिल्कुल। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है।
इसी सदमे का असर बंटी के व्यवहार पे साफ दिखने लगता है। जो बंटी पहले एकदम शांत रहता था, बात मानने वाला बच्चा था, वो अचानक से बेहद जिद्दी हो जाता है। बगावत पर उतर आता है। हाँ, वो डॉक्टर जोशी को पापा बोलने से साफ इनकार कर देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, स्कूल में झगड़े करने लगता है। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखकर जोड़ें तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। वयस्कों को ये लग रहा था कि बंटी बिगड़ गया है या उसे किसी सख्त अनुशासन की जरूरत है, पर असल में ऐसा नहीं था। नहीं, असल में ये उसकी मदद के लिए एक पुकार थी, अ क्राई फॉर हेल्प। ये एक बच्चे का अपना तरीका था ये कहने का कि मैं यहाँ हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, कृपया मुझे देखो। इस चीख को सुन नहीं पा रहा था। बिल्कुल, और यहीं पर समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। विडंबना देखिए कि ये पढ़े लिखे सफल माता पिता अपनी इस नई जिंदगी को संवारने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने इस बच्चे के अकेलेपन की आवाज को सुना ही नहीं। उन्होंने सिर्फ उसके बाहरी गुस्से को देखा। जी, उसकी जिद को देखा, लेकिन उस गहरी खामोशी को नहीं समझा जो उसके अंदर घर कर गई थी। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो बंटी की हालत एक पोस्ट ऑफिस के पार्सल जैसी हो गई है। बहुत ही सटीक रूपक है ये। हाँ, एक ऐसा पार्सल जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। जब वो पापा के पास जाता है तो वहाँ वो अनचाहा है, जब वो माँ के नए घर में रहता है तो वहाँ भी उसे यही एहसास होता है कि वो अनचाहा है। दोनों ही जगहों पर एक ऐसा मासूम बच्चा जिसे बिना शर्त प्यार चाहिए था, वो दोनों ही जगहों पर खुद को एक बोझ महसूस करता है। दोनों माता पिता अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। अलगाव कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी ईगो और अपनी नई जिंदगी की खुशी को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में ही सही एक ऐसे मासूम बच्चे को उसी की नजरों में एक बोझ बना दिया। बंटी को यह लगने लगा कि उसकी वजह से ही उसकी माँ की नई जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। ये बहुत बड़ा आघात है। किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए इससे घातक कुछ नहीं हो सकता। और यही आघात हमें इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर ले जाता है। एक ऐसा फैसला जो किसी विश्वासघात से कम नहीं था। दी अल्टीमेट बिट्रेयल। बिल्कुल। जब बंटी का ये दर्द गुस्से के रूप में बाहर आता है तो शकुन और डॉक्टर जोशी क्या करते हैं? बजाय इसके कि वो समस्या की जड़ तक जाएं, वो सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। जी, वो फैसला करते हैं कि बंटी को घर से दूर एक हॉस्टल यानी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। ये फैसला उस छोटे से बच्चे की आत्माओं पर एक ऐसा वार है जिससे वो कभी नहीं उबर सकता। जब बंटी को यह पता चलता है तो उसके अंदर का बच्चा पूरी तरह मर जाता है। वो समझ जाता है कि माँ ने उसे अपनी नई जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है, अपनी सुविधा के लिए। जी, जो माँ कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी, आज उसी माँ ने अपनी नई दुनिया की शांति के लिए उसे घर से बाहर कर दिया। ये एहसास एक 9 साल के बच्चे को पत्थर बना देने के लिए काफी है। और इसी पत्र जैसी खामोशी के साथ ये किताब अपने अंत तक पहुंचती है। क्लाइमैक्स का जो दृश्य है वो साहित्य के सबसे रुला देने वाले दृश्यों में से एक है। ट्रेन वाला दृश्य। हाँ, बंटी ट्रेन में अकेला बैठा है, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, सिर्फ एक पत्थर जैसी खामोशी है। माता पिता दोनों जिंदा हैं, शिक्षित और अमीर है, फिर भी वो एक अनाथ की तरह ट्रेन में आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य हमें भीतर तक झकझोर कर रख देता है। मन्नू भंडारी यहाँ पूरे समाज के सामने एक आईना रखती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? यही कि क्या शिक्षित होने का मतलब सिर्फ अपनी खुशी देखना है? जब माता पिता अलग होते हैं तो कागजों पर 2 वयस्क अलग होते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा एक मासूम बच्चे को क्यों भुगतनी पड़ती है? ये सवाल वाकई बहुत भारी है। बिल्कुल। और इस कहानी से आगे बढ़कर अगर हम सोचें तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सेल्फ केयर को सबसे ऊपर रखा जाता है, आजकल ये बहुत आम हो गया है। तो क्या हम भी अनजाने में अपनी सुविधा के लिए अपने रिश्तों के बीच किसी कमजोर इंसान को एक पार्सल में तब्दील तो नहीं कर रहे हैं? बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्या हमारी आगे बढ़ने की इस दौड़ में पीछे कोई बंटी तो नहीं छूट रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी ने जो सवाल उठाए हैं वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे।